वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक डिज़ाइन देखना चाह रहे हैं सर्कुलर कॉलम का। दो डिज़ाइन करेंगे हम लोग, एक सर्कुलर कॉलम का और देन हम लोग करेंगे स्क्वायर कॉलम का। तो यहाँ पे जितने भी WHM मेथड के जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू फाइंड करते हैं। जो कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम है या फिर लॉन्ग कॉलम है, कॉलम में हेलिकल रेनफोर्समेंट है या फिर लेटरल टाइज का यूज़ किया है। तो वहाँ पे जो किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे कि जो भी हमारे पास पिच का वैल्यू क्या है, लेटरल क्या स्पेसिंग क्या है, या फिर डाया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट या लेटरल टाइज जो भी है। तो एक जो सर्कुलर कॉलम है यहाँ पे हम लोग हेलिकल रेनफोर्समेंट के बारे में स्टडी करेंगे और जो हमारे स्क्वायर कॉलम है उसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, लेटरल टाइज के बारे में अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। डिजाइन ए सर्कुलर कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट। कौन सा रेनफोर्समेंट है स्टूडेंट्स? हेलिकल रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर रखा है फॉर एन एक्सियल लोड ऑफ 2600 किलो न्यूटन। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ ए कॉलम इज 6.5 मीटर। कॉलम इज हेल्ड इन पोजिशन एंड रेस्ट एंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। यूज M40 एंड M500 नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे आएगा FY 500, ठीक है, FY 500। ओके, यूज WSM। अब सबसे पहले हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है? हमारे पास टू मेथड्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे WSM मेथड को समझना चाहते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम, JEE, SDO या कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओनली टू क्वेश्चन से, क्योंकि ये दो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको सारे पैरामीटर्स अच्छे से क्लियर हों, या फिर आपको पैरामीटर्स क्लियर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रीड करिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपको सारे के सारे पैरामीटर अच्छे से यहाँ पे क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। तो हम लोग एक एक पॉइंट को देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे को क्या गिवन कर रखा है? तो हमारे को यहाँ पे फर्स्ट एक तो एक्सियल लोड गिवन कर रखा है, P = 2600 किलो न्यूटन। यस और नो? एक तो हमारे को एक्सियल लोड दे दिया। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम मीन्स L हमारे को कितना दे दिया है? 6.5 मीटर हमारे को अनसपोर्टेड लेंथ दे दिया है। कॉलम इज हेल्ड पोजीशन एंड रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। इसका कहने का मतलब है कि जो दो कॉलम, मतलब कॉलम के जो बोथ एंड्स हैं वो हमारे पास क्या है? हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? मतलब हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, सेम एज वेल एज HIP एंड RAR। तो इसका मतलब हो गया बोथ एंड आर फिक्स्ड। यस और नो? अगर बोथ एंड आर फिक्स्ड है तो इन दिस केस व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ? इफेक्टिव लेंथ हमारे पास क्या होगा जब हम लोग देखेंगे इफेक्टिव लेंथ लाइक दिस? यस और नो? तो ये हमारे पास क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ L इफेक्टिव। यस और नो? L इफेक्टिव अब हमारे पास टू वैल्यूज हैं। आपने देखा होगा कोड में, क्लॉज में, ठीक है ना? वहाँ पे हमारे पास टू वैल्यूज होती है। फर्स्ट वन इज द थ्योरेटिकल, सेकंड वन इज द रिकमेंडेड। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यूज है इसको तो हमने बाय हेल्प ऑफ डेरिवेशंस हम लोग करते हैं, बट जो रिकमेंडेड वैल्यूज है ये एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग गिवन है। तो मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, वो वैल्यू हम लोग कौन सा लेकर के चलेंगे? रिकमेंडेड वैल्यू लेकर के चलेंगे। मीन्स 0.65 मल्टीप्लाई में अनसपोर्टेड लेंथ। यस और नो? L effective equal to 0.65 multiply L when both end are fixed. Yes or no? उन्होंने बोला है both end, ठीक है ना? Rest end against rotation at both ends means हो गया both end are fixed. In this case L effective it is equivalent 0.65 L. ये पॉइंट हमारे को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए in this case. Okay. नेक्स्ट हमारे को क्या गिवन कर रखा है? हमारे को नेक्स्ट उन्होंने गिवन किया है M मीन्स जो हमारे पास ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है वो हमारे को दे दिया M40। M40 का मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FCK? FCK = 40। ओके, एंड व्हाट इज द सिग्मा CC? सिग्मा CC इज द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। मैं लिख देता हूँ एक एक पॉइंट को, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। सिग्मा CC इज द परमिसिबल स्ट्रेसेस, या फिर हम लोग इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से।
कंक्रीट दे रखा हमारे को M40 मीन्स FCK इक्वल टू 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, what is the sigma cc? Sigma cc is the permissible stresses in concrete in direct compression. ओके, सिग्मा cc को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज इक्वलेंट FCK बाय 4 मीन्स 40 बाय 4 इट इज इक्वलेंट 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. एक रिजल्ट हमारे को यहाँ पे क्लियर हो गया. ठीक है, FCK हमारा क्या दे दिया? सिग्मा cc का बाय हेल्प ऑफ FCK हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लिया. नेक्स्ट वन इज द सिग्मा SC. सिग्मा SC का मतलब क्या है? परमिसिबल. ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कॉलम बार. तो आपको पता ही है कौन सा स्टील हमने यूज किया हुआ है? Fe500. इन केस ऑफ Fe500 व्हाट इज द सिग्मा SC? इट इज इक्वलेंट 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर. प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट. ओके, Fe500 सिग्मा SC इक्वल टू 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन बना होगा कि सर अगर Fe250 होता देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा SC? सिग्मा SC इक्वल टू 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब आपने ध्यान देना है Fe500 एंड Fe415 बोथ केस में सिग्मा SC इज इक्वलेंट 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है. ये हमारे को सारा कोड में डाटास गिवन कर रखा है. तो हमारे को दो वैल्यूज़ यहाँ पे और पता चल गई. इन दिस केस क्या वैल्यू पता चला? व्हाट इज द सिग्मा CC? सिग्मा CC इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा SC इट इज इक्वलेंट 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, ये हमको किसके हेल्प से पता चले? ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील के हेल्प से हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड कर लिया. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारे को क्या करना है? डिज़ाइन. जब भी आपको डिज़ाइन करना है तो सिंपल सा मेन मोटो क्या है कि हमारे को डायमेंशंस फाइंड करनी है उस कॉलम की, कि वो उस कॉलम की क्या डायमेंशंस रहे होंगे कि वो जो लोड है 2600 उसको इजीली क्या कर सके? लोड को कैरी कर सके. यस और नो? ये कंडीशन है. अब आपको पता है कॉलम कैसा है? कॉलम है सर्कुलर. ओके, सर्कुलर कॉलम है. यस और नो? और हेलिकल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है. हेलिकल रिइंफोर्समेंट हमने क्या कर रखा है? प्रोवाइड कर रखा है. तो बताइए लोड केयरिंग कैपेसिटी. ठीक है, हम लोग अभी इसको क्या मान करके चल रहे हैं? इट इज एज ए शॉर्ट कॉलम. यस और नो? अभी हमारे को पता नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि इट इज शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, बिकॉज हमारे पास अभी सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू नहीं पता है कि वो ग्रेटर देन 12 है या फिर लेस देन 12 है. अब आप कैसे फाइंड करते हैं? स्लेंडरनेस रेशियो इट इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन या फिर डायाप कॉलम. बट इन दिस केस आपको लीस्ट लेटरल डायमेंशन नहीं पता है तो आप स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. फर्स्ट हम लोगों को क्या फाइंड करना है? हम लोग पहले एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एक शॉर्ट कॉलम रहा होगा. यस और नो? वो तो हम लोग जैसे ही हमारे को डायमेंशंस पता चलेंगे देन हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करेंगे और एक क्लियर कट हो जाएगा कि इट इज शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम. ओके, तो बोलिए क्या रिजल्ट होता है हमारे पास? हमारे पास रिजल्ट होता है लोड मीन्स यहाँ पे हो गया एक्सियल लोड. इट इज इक्वलेंट 1.05. 1.05 क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? बिकॉज सर्कुलर कॉलम विद हेलिकल रिइंफोर्समेंट है, और जब भी आपके पास कोई हेलिकल रिइंफोर्समेंट है तो उसकी लोड केयरिंग कैपेसिटी कितने परसेंट से इंक्रीज कर जाता है? 5% से इंक्रीज कर जाता है लोड केयरिंग कैपेसिटी व्हेन वी यूज्ड हेलिकल रिइंफोर्समेंट एज ए सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट. ओके, और दूसरा हमारे पास एक और पॉइंट आपने यहाँ पे देना है कि यहाँ पे जो कंक्रीट होता है लोड. अच्छा, अब आपके माइंड में आता होगा कि सर जब आप लेटरल टाइज यूज़ करते हैं और दूसरे एंड में हमारे पास क्या हेलिकल रिइंफोर्समेंट है, हेलिकल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने से लोड केयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज क्यों हो जा रही है? ये आपके माइंड में आता होगा. स्वाभाविक सी बात है. येस, बिकॉज क्योंकि ड्यू टू कंटिन्यूएशन ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट कंक्रीट में जो स्ट्रेस होते हैं वो ट्राई एक्सियल कंप्रेशन होते हैं. मतलब तीनों साइड से क्या होता है? कंप्रेशन होता है. ठीक है ना? ऊपर से, साइड से और इस साइड से क्या होता है? कंप्रेशन ड्यू टू
ट्राई एक्सियल कंप्रेशन, लोड केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बट ओनली 5% से इंक्रीज होती है एज पर IS 456-2000। ओके, तो व्हाट इज द P? P is the 1.05 in bracket, yes or no, in bracket sigma CC AC, yes or no, sigma CC AC plus sigma SC ASC। अब आप कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारे को P is already known, how much, 2600 किलो न्यूटन, 1.05 is known, सिग्मा CC पता है, सिग्मा SC पता है, AC एंड ASC नहीं पता है। जब आपको डिज़ाइन के केस में अगर आपको रिइंफोर्समेंट के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम लोग इन दिस केस, देखिए इस क्वेश्चन में आपको रिइंफोर्समेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो इन दिस केस हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा ASC अप्रोक्सीमेट 1% कंसिडर करके चलेंगे, 1% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। प्लीज इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ASC इक्वल टू 1% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम। तो अब आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, बोलिए क्या होगा। कॉलम कैसा है, सर्कुलर कॉलम है, मीन्स ASC इट इज इक्वलेंट 0.01 मल्टीप्लाई पाई बाय 4 मल्टीप्लाई में D स्क्वायर, यस और नो। व्हाट इज द D? D इक्वल टू, D इज द डाया ऑफ कॉलम, ओके, डाया ऑफ कॉलम। एंड व्हाट इज द AC? AC क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, इट इज इक्वलेंट ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील। ओके, उसमें से आप स्टील को सेपरेट कर दीजिए, तो इट इज इक्वलेंट 0.99 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई D स्क्वायर इज द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल सा यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है ना। डिजाइन का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर SSC में 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है ना। तो ये SSC के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, SSC में लिख दे रहा हूँ आपको, SSC JEE मेंस, ठीक है ना, SSC JEE मेंस या फिर SDO मेंस, ठीक है ना, SDO मेंस, जहाँ पे मेंस के पेपर्स होते हैं, ठीक है ना, मेंस या फिर आप क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है ना, जैसे कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, बीटेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, इन सब तीनों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो प्री देना चाहते हैं, प्री में तो सिंपल से टर्म्स आएंगे, बट प्री वाले स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से उसके सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स मन में चल रहे होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करते जाइए। व्हाट इज़ द P? P का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। P इक्वल टू 2600 न्यूटन, तो 26 ठीक है, 26 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओके, न्यूटन 1.05 इन ब्रैकेट सिग्मा CC 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मल्टीप्लाई में AC 0.99 मल्टीप्लाई में पाई बाई 4, यस और नो, पाई बाई 4 इंटू D स्क्वायर प्लस सिग्मा SC 190 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 इंटू D स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओनली वन अननोन है। क्या अननोन है, ओनली वन अननोन है, और वो भी हमारे पास क्या है, D। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके D का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दिस वैल्यूज कम्स टू 517 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, बट हम लोग इसको जनरली कितना कंसिडर करके चलेंगे, 520 कंसिडर करके चलेंगे। अब आपके मन में आ रहा है सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो काम करते हैं वो लेबर करती है, और लेबर इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है कि वो एक इतने परफेक्शन के साथ वर्क कर सके कि आप इसको 517 पॉइंट समथिंग लेकर के चलें और वो उस रेशियो में लेकर चलें, नहीं तो एरर के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं,
एक इसी तरीके का वैल्यू लेके चलते हैं, 520, 515, 510 इस तरीके का लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया डाया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। तो बोलिए सिलेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा, सिलेंडरनेस रेशियो। देखिए एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जेई वालों का, ठीक है ना। जितने भी मन में क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने वाले। सिलेंडरनेस रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ द एल इफेक्टिव टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यस और नो। अगर हम लोग यही स्टील में पढ़ रहे होते देन सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता, इफेक्टिव लेंथ बाय मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। बट इन केस ऑफ आरसीसी हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, लीस्ट लेटरल डायमेंशन कंसीडर करके चलते हैं। तो बताइए एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना हमारे पास 0.65, यस और नो। हम लोग क्या लेंगे, रिकमेंडेड वैल्यू लेकर के चलेंगे। कौन सा वैल्यू लेकर चलेंगे, रिकमेंडेड वैल्यू लेकर चलेंगे। एंड एल इज द 6.5, ओके, एल इज द 6.5। तो आप इसको क्या कर लीजिए, mm में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड में 520। आप इसको देखिए क्या वैल्यू आता है, ओके, सॉल्व कर लीजिए। 0.65 मल्टीप्लाई 6.5, आप जब इसको 520 से डिवाइड करेंगे इट इज अप्रोक्सीमेट 8.2 एंड लेस देन 12, यस और नो, लेस देन 12। दैट मीन्स दिस कॉलम इज द शॉर्ट कॉलम, ओके, शॉर्ट कॉलम। एनी डाउट, बोलिए, कोई भी डाउट इसमें, इट इज द शॉर्ट कॉलम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने काम किया वो बिल्कुल सही से काम किया। तो अब हम लोग कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। अब हमारे को क्लियर हो गया कि ये ठीक है हमारे पास। तो बोलिए एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ASC इट इज इक्वलेंट 0.01 मल्टीप्लाई π/4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब 0.01 मल्टीप्लाई π/4 इंटू डी स्क्वायर। व्हाट इज द डी, डी इज द 520 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये जो वैल्यू आएगा आपके पास, ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा 2124 mm स्क्वायर, ओके। ASC इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई π/4 इंटू 520 का होल स्क्वायर। अगर आपको एरिया ऑफ अब अगर आपको पता करना है एरिया ऑफ कॉलम पता कर सकते हैं, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट भी पता कर सकते हैं। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कैसे पता कर सकते हैं, सिंपली 0.99 मल्टीप्लाई π/4 इंटू 520 का होल स्क्वायर। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट अब हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे को और सारी चीज़ों को कंसिडर करना है। अब ध्यान से देखिए, अब आपके माइंड में है कि ये तो हमारे पास आ गया एरिया। अब हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, ओके, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार आपको क्या करना है, फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो आप इस केस में क्या करेंगे, बोलिए आप इस केस में क्या करेंगे, आप इस केस में बोलिए क्या करेंगे। हम लोग, आपको सभी को पता है कि जो मिनिमम बार है हमारे पास, यस और नो, जो मिनिमम हमारे पास बार होते हैं इन केस ऑफ सर्कुलर कॉलम वो कितने होने चाहिए, 6, यस और नो। मिनिमम कितने बार होने चाहिए, 6 होने चाहिए, मतलब 6 से ज़्यादा हो सकते हैं परंतु 6 से कम नहीं हो सकते इन केस ऑफ सर्कुलर कॉलम। और दूसरा हेलिकल रेनफोर्समेंट का भी यही क्या है, हेलिकल रेनफोर्समेंट में भी एज पर कोड यही है कि आपको जो मिनिमम बार्स प्रोवाइड करने हैं वो कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताइए नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ स्टील, यस और नो, टोटल एरिया ऑफ स्टील डिवाइड, टोटल एरिया ऑफ स्टील डिवाइड किससे कर दीजिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ 1 बार, मतलब एरिया ऑफ 1 बार। एक बार का आप क्या करिए, एरिया ले लीजिए, उससे टोटल एरिया को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना लेकर चलना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वैल्यूज़ अब सबके डिफरेंस आएंगे, डिज़ाइन में सभी के रिजल्ट सेम नहीं होते, परंतु एज पर कोड जो लिमिटेशंस है
कि इसका वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका वैल्यू इससे कम नहीं हो सकता, उस रेंज में जरूर रहना चाहिए, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। सपोज जैसे मैंने ले लिया डाया ऑफ बार, ठीक है, लेटस मतलब एज्यूम किया मैंने, एज्यूम, ठीक है ना, एज्यूम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल बार कितना ले लिया हमने, जैसे सपोज 16 mm ले लिया, ओके। तो नंबर ऑफ बार कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बार इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ स्टील, हाउ मच, 2124 mm स्क्वायर डिवाइड में π/4 इंटू π/4 इंटू कितना आ जाएगा 16 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा, 11 बार्स मिलेगा, ठीक है, 11। तो क्या ये उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं? अगर ये 6 से कम होता तो फिर मेरे को, अगर सपोज किसी ने 30 ले लिया, 32 ले लिया, अब पर हमारे को ये भी तो होना चाहिए ना कि मिनिमम बार 6 से ज़्यादा होने चाहिए, यस और नो, मिनिमम बार 6 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डिज़ाइन ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट। ये तो हमारे को पता चल गया कि लॉन्गिट्यूडनल बार कितने चाहिए हमारे को, टोटल रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है, टोटल कंक्रीट कितना प्रोवाइड करना है, कॉलम कैसा शॉर्ट है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमारे को क्लियर हो गई। अब हमारे को क्या है, जब भी आप डिज़ाइन करते हैं हेलिकल रिइंफोर्समेंट का तो कंडीशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ, ओके, वॉल्यूम ऑफ कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.36 FCK अपॉन FY इन ब्रैकेट AG/AC-1। इस कंडीशंस को हमको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और इसी कंडीशन के बेसिस पे हम लोग सारा क्या करेंगे, डिज़ाइन करके चलेंगे। अब आप ध्यान से देखते चलिए एक एक पॉइंट। व्हाट इज द AG? AG का रिजल्ट क्या होगा, AG इज द ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, ओके, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, इट इज इक्वलेंट π/4 इंटू व्हाट इज द डाया ऑफ कॉलम, 520 का होल स्क्वायर, यस और नो। एंड व्हाट इज द AC? AC इज द डाया ऑफ कोर, ओके, डाया ऑफ कोर, ये क्या होता है हमारे पास, सॉरी डाया ऑफ कोर नहीं, एरिया ऑफ कोर, एरिया ऑफ कोर। सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे DC इज द डाया ऑफ कोर, आउटसाइड ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट, ठीक है ना, हेलिकल रिइंफोर्समेंट, इट इज द DC, और DC इट इज इक्वलेंट डाया ऑफ कॉलम माइनस 2 टाइम्स ऑफ नॉमिनल कवर, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वलेंट हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, डाया ऑफ कॉलम इट इज इक्वलेंट 520 माइनस 2 टाइम्स नॉमिनल कवर, और मिनिमम नॉमिनल कवर इन केस ऑफ कॉलम इट इज इक्वलेंट 40 mm, यस और नो। तो आप इसको देख लीजिए, प्रोवाइड करिए। तो 520 माइनस 80 मतलब 20, ये हो गया 460 mm, यस और नो। ये वैल्यू है हमारे पास 460 mm के इक्वलेंट, इट इज़ द डाया ऑफ कोर। तो DC इज द डाया ऑफ कॉलम माइनस 2 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल कवर, तो 520 माइनस 2 मल्टीप्लाई 40 mm 460 mm हो जाएगा। DC इज द आउटसाइड टू आउटसाइड डायमीटर ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट, AC इज द एरिया ऑफ कोर। अब आप AC कैसे फाइंड करेंगे, एशिया मतलब एरिया ऑफ कोर, इट इज इक्वलेंट π/4 मल्टीप्लाई DC का होल स्क्वायर, यस और नो। तो व्हाट इज द DC? DC इज द 460 मीन्स π/4 मल्टीप्लाई 460 का होल स्क्वायर। तो आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा है, सारी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ओके।
ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे, ये 460 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास 440। एंड सेम यहाँ पे भी क्या हो गया, गलत हो गया ये, दिस वन इज़ द 420, ठीक है ना, 420। तो आप इन वैल्यूज़ को क्या करिए, कैलकुलेट करिए। जब आप एरिया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट का पता करेंगे, दिस वैल्यूज कम्स 21237 mm स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज 152073 mm स्क्वायर। ये डाटा आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए 0.36 FCK इज ऑलरेडी नॉन, FY इज नॉन, AG नॉन, AC नॉन, -1 मीन्स राइट साइड तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। यस और नो, राइट साइड तो हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व आउट कर सकते हैं। बट अब हमारे को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग पता करते हैं कि डाया क्या होगा, ये सारा क्या होगा, ये हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। तो सबसे पहले देखिए आप वॉल्यूम ऑफ द हेलिकल रेनफोर्समेंट और वॉल्यूम ऑफ कोर, तो समझ लीजिए पहले ध्यान से। मैं यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि यही स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये तो हमारे पास नहीं बना, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा हमारे पास। देखिए ध्यान से, एक मिनट, अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये हमारे पास है और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास डाया ऑफ द कॉलम, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान से देखते जाइए एक एक पॉइंट को, बहुत अच्छे से समझना, हमने एक एक पॉइंट समझना ध्यान से। ये हो गया हमारे पास, सॉरी, व्हाट इज दिस, दिस इज द डाया ऑफ कॉलम, ओके, डाया ऑफ कॉलम हो गया। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हमारे पास कैसा होगा, देखिए ध्यान से, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, इसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है ना। हेलिकल रेनफोर्समेंट हो गया और ये जो है हमारे पास, ठीक है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको बना देते हैं, अंदर का ये इसके अंदर का है, ध्यान से देखिए, तो आपको पता ही है जो हेलिकल रेनफोर्समेंट होगा ये किस पे होगा, लॉन्गिट्यूडनल बार के चारों तरफ होगा, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे क्या बना दिया, लॉन्गिट्यूडनल बार बना रहे हैं हम लोग, जैसे ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार हो गए एक, ठीक है ना, मतलब ये पेरिफेरल पे सेम डिस्टेंस 300 mm के बिटवीन डिस्टेंस होना चाहिए, लाइक दिस। इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिए, ज़्यादा होंगे, ठीक है, कितने, जैसे हमने 11 प्रोवाइड करने। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो हम लोग सारा कुछ समझ ही लेंगे, बाकी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिए प्लीज़, ये बिल्कुल एक थे हमने, ओके स्टूडेंट्स देखिए इसको नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, डी इज़ द डाया ऑफ द कॉलम, डी सी इज़ द डाया ऑफ कोर। मैं इसको एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये इस तरीके का सिस्टम है हमारे पास, आउटर साइड
ऑफ द हेलिकल रिइंफोर्समेंट टू द आउटर साइड ऑफ द हेलिकल रिइंफोर्समेंट। क्लियर हो गया पॉइंट। और दूसरा हमने क्या देखना है कि डी इज द डाया ऑफ द कॉलम, ये हमने मेन रिइंफोर्समेंट बार प्रोवाइड कर रखे। तो इस तरीके का यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम होता है। तो वापस चलते हैं। ओके, तो देखते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन ऑफ द हेलिकल रिइंफोर्समेंट। ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से सारे पॉइंट्स हमारे को अच्छे से क्लियर हो गए, डीसी क्या है, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। कंडीशन क्या होता है हमारे पास, कंडीशन सिंपल सा ऑलरेडी हम लोग पहले से लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोर ये किसके इक्वल होगा, 1000 mm मल्टीप्लाई π/4 इंटू DC का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोर इट इज इक्वलेंट 1000 मल्टीप्लाई π/4 इंटू DC का होल स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ कोर। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए इसको। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से, देखिए थोड़ा सा ये हमारे पास क्या हो गया, एक कॉलम हो गया लाइक दिस। ये हमारे पास क्या हो गया, डाया ऑफ कॉलम। और यहाँ पे हमने जैसे ये हमारे पास हो गया क्या, कोर, डाया ऑफ कोर लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, हेलिकल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है लाइक दिस। ओके, ये थोड़ा सा बाहर चला गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ओके, ठीक है, जो भी बाहर हैं इन सबको हटा देना हमने। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग देख रहे हैं 1 मीटर, मतलब ये हो गया हमारे पास 1 मीटर लेंथ के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। दिस इज़ द 1 मीटर। एंड जो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पिच होगा, उसको हम लोग कहेंगे, जैसे ये हमारे पास हो गया पिच। ठीक है, दिस वन इज द पिच। ओके, या फिर आप इतना, ये हमारे पास क्या हो गया, पिच हो गया। तो हम लोग 1 मीटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोर। तो हमारे पास क्या है, पहले से हमारे को डीसी का वैल्यू पता है, डीसी इज द 440 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई π/4 इंटू 1000। आप लोग इजिली क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट। ओके, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ईच टर्न मल्टीप्लाई एरिया ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डाया ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट। ओके, डाया ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सेम जिस तरीके से हम लोग डाया ऑफ लैटरल टाइज फाइंड करते हैं। क्या होता है हमारे पास, लार्जेस्ट डाया ऑफ, ओके, लार्जेस्ट डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। ओके, डिवाइड में 4 डिवाइड, और दूसरा कितना हमारे पास 6 mm, विच एवर इज मोर। ओके स्टूडेंट्स, विच एवर इज मोर, जो इन दोनों में से मैक्स वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। अब आप खुद से सोचिए
कि हमने डाया कितना ले रखा है 16 mm ले रखा है, आप कितना भी ले सकते हैं जो आपने कंसीडर कर रखा है, डिवाइड में 4 और 6 mm विच एवर इज ग्रेटर, 6 mm इज ग्रेटर। आप इससे ज़्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, परंतु मिनिमम कंडीशन क्या है कि आपको 6 mm से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लेंथ ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे पता करेंगे कि 1 मीटर लेंथ में कितने पिच हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे 1000 mm डिवाइड में पिच मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ईच टर्न, ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई डी, और ये हो जाएगा हमारे पास डी स्मॉल एच, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ डी एच क्या है, मल्टीप्लाई पाई बाई 4 इंटू 5h का होल स्क्वायर, ओके। डी एच हमारे पास यहाँ पे क्या है, डी एच इज द डाया ऑफ हेलिक्स, मतलब जिसके अलोंग हम लोग क्या करते हैं, इस रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होता है डी एच इक्वल टू डी सी माइनस डाया ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट, ओके, हेलिकल रिइंफोर्समेंट, एंड इट इज इक्वलेंट डी सी माइनस 5h। इसके वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं, डी एच का वैल्यू, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है ना, कि कोई भी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जनरली यहाँ पे अगर 5h का वैल्यू कितना ले रहे हैं हम लोग 6, जनरली हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन है हमारे पास वो 10 mm के रिस्पेक्ट में है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। 5h हम लोग कितना ले रहे हैं 10 mm, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं कैलकुलेट ऑलरेडी पहले से। आप दूसरी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या केस आ जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोग लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट। तो वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट मीन्स 1000 बाय पी मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई डी एच। डी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी एच इक्वल टू डी सी माइनस 5h। तो डी सी इक्वल टू कितना हमारे पास 440 माइनस 10, हम लोग 10 mm ले रहे हैं 430, ओके, मल्टीप्लाई में 430 mm मल्टीप्लाई पाई बाई 4 मल्टीप्लाई में 10 का होल स्क्वायर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ कोर कितना है 1000 मल्टीप्लाई में पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 440 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.36। व्हाट इज द 0.36 एफ सी के कितना है 40 अपॉन 500 इन ब्रैकेट ए जी और ए सी ऑलरेडी हमने क्या कर रखे पहले से फाइंड कर रखे स्टूडेंट्स। व्हाट इज द ए जी इज द ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस वैल्यू इज 212372 डिवाइड में ए सी 152073 माइनस 1। आप इस सारी वैल्यू को फाइंड करिए, ओनली वन अननोन, क्या अननोन है, ओनली पी। जब आप यहाँ से पी का वैल्यू देखेंगे तो पी हमारे पास हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना, जो पी का वैल्यू है 50 mm के अप्रॉक्सीमेट आएगा। अब ये रिजल्ट सही है या नहीं है, तो कंडीशन क्या है, एज पर आई एस कोड, ठीक है ना, एज पर आई एस कोड, ओके, एज पर आई एस कोड जो पिच का वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकता है, पिच का वैल्यू 75 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता, सेल नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm, और पिच और DC बाय 6, मतलब जो पिच का वैल्यू है वो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और जो पिच का मिनिमम वैल्यू है वो किससे कम नहीं हो सकता है 25 mm, और पिच हमारे पास हो जाएगा लेस देन
3 टाइम्स ऑफ द 5h। इन दोनों से क्या नहीं हो सकता, कम, इन दोनों से कम नहीं हो सकता है और इन दोनों से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। देखिए P का वैल्यू कितना रहा 50, DC/6, DC का वैल्यू कितना हमारे पास 440/6 करिए, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मोर देन क्या हो रहा है, ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 50 कम आ रहा है इन दोनों से, और इन दोनों से 50 का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से स्ट्रेट हम लोग क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि सर आपने 6 की जगह 10 को ले लिया, आप 6 ले लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। ये हम लोग बोल रहे हैं डिज़ाइन में सबका एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है ना, सभी का सेम नहीं रहता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स जहाँ से हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश किए हैं। जितना भी हमारे पास हेलिकल रेनफोर्समेंट से रिलेटेड चीज़ें थी कि डाया कैसे फाइंड करते हैं, पिच कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर कैसे फाइंड करते हैं, डाया ऑफ कोर कैसे फाइंड करते हैं, डाया ऑफ हेलिक्स कैसे फाइंड करते हैं, मतलब जो भी नोटेशंस हैं, या फिर हमारे पास लॉन्ग कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आऊँगा वो होगा हमारे पास स्क्वायर कॉलम का, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्क्वायर कॉलम पे वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बना रखा वायर लाइक दिस, और एक सेम एज वेल एज यहाँ पे बना रखा मैंने लाइक दिस। ओके, और एक सेकेंड, ये ओहो